नमस्कार बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम अम्लीय वर्षा का अध्ययन कर रहे थे। अम्लीय वर्षा किस प्रकार से होती है? तो अम्लीय वर्षा के अंतर्गत आप देखते हैं प्रमुख गैसें होती हैं CO2, SO2 और NO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये गैसें कारखानों से उत्सर्जित होती हैं, वायुमंडल में घुल जाती हैं और जलवाष्प के साथ मिलकर के धरातल पर वर्षा के रूप में गिरती हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। एक जहरीली वर्षा होती है, विषाक्त वर्षा, जिसका नाम है। अम्लीय वर्षा के अंतर्गत दो चीज़ें प्रमुख आती हैं, जिनमें आता है बेटा, एक तो आता है सल्फ्यूरिक अम्ल और एक आता है नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करती है किसके साथ? जल के साथ, यानी H2O बराबर क्या बनाएगी बेटा? H2SO4। नंबर 2 नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगी? जल के साथ, और क्या बनाएगी बेटा? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5 से 2.5 के मध्य। यदि तटस्थ मान पूछा जाता है तो कितना बताओगे? 7। यदि 7 से कम है तो वो अम्लीयता का प्रतीक माना जाएगा, और 7 से अधिक है तो उसे क्षारीयता का प्रतीक मानते हैं। अम्लीय वर्षा का जो कारण बताया जाता है, ऑटोमोबाइल, कोयला और जल विद्युत। ऑटोमोबाइल, कोयला और जल विद्युत के समय गैसें निकलती हैं कौन कौन सी बेटा? SO2, NO2 और CO2 वातावरण में घुल जाती हैं। तो प्रमुख कारण हुआ ऑटोमोबाइल, कोयला और जल विद्युत के उत्पादन के समय इन गैसों का उत्सर्जन होता है। नंबर 2 कारण माना जाता है बेटा ताप विद्युत ग्रह। ताप विद्युत ग्रह जो होते हैं, इनके अंतर्गत बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिजली का उत्पादन करते समय अधिक मात्रा में कोयले का क्या करते हैं बेटा? उपयोग करते हैं, जिससे जो अम्लीय वर्षा का क्या माना गया है? कारण माना गया है। कोयले का उपयोग करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2, जो अम्लीय वर्षा का कारण है। तीसरा कारण जो माना जाता है, खनिज तेल शोधनशालाएं। खनिज तेल शोधनशाला। खनिज तेल शोधनशाला में तेल का जो शुद्धिकरण किया जाता है, उस समय इन गैसों का उत्सर्जन होता है। और एक आता है बेटा स्वचालित वाहन। तो कौन कौन से कारण लिखेंगे अम्लीय वर्षा के? नंबर 1 ऑटोमोबाइल, कोयला और जल विद्युत उत्पादन के समय गैसों का वातावरण में मिलना। नंबर 2 ताप विद्युत ग्रह। नंबर 3 खनिज तेल शोधनशालाएं और स्वचालित वाहन। इसके अतिरिक्त आता है जीवाश्म ईंधन का दहन। ये हुए अम्लीय वर्षा के कारण। अब अम्लीय वर्षा को इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इससे हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं, हानि क्या है? तो अम्लीय वर्षा से पहला जो प्रभाव पड़ता है, मृदा की जो उत्पादकता है उसमें कमी आ जाती है। क्या लिखेंगे? पहला कारण मृदा की उत्पादकता में कमी आना। खनिज और पोषक तत्व अम्लीय वर्षा से नष्ट हो जाते हैं और मृदा कैसी हो जाती है? अनउपजाऊ। अम्लीय वर्षा का देखिए प्रभाव जो होता है विशेषकर कोई स्थान विशेष पर नहीं होता,
ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसी क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का प्रभाव होगा, नहीं, एक विशाल क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देता है, कई किलोमीटर दूरी तक ये फैल जाती है। कारण क्या है बेटा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, औद्योगिक और परिवहन के स्रोतों से निकलती हैं और निकल करके हवा के साथ कई किलोमीटर दूर तक वायुमंडल में फैल जाती हैं। इसलिए इनका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में ना होकर के एक विशाल क्षेत्र में होता है। तेजी से फैलती हैं, आर्द्रता पाकर के वर्षा के रूप में धरातल पर ये गिरती हैं। और क्या प्रभाव पड़ेगा, पेयजल भंडार, का प्रदूषित होना। हमारे जो पेयजल के स्रोत हैं जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, ये अम्लीय वर्षा से कैसे हो गए बेटा, प्रदूषित हो गए। प्रदूषण में वृद्धि हुई है और इससे कई प्रकार की क्या होती है बेटा, बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अम्लीय जो वर्षा होती है, यदि उसमें व्यक्ति भीग जाता है या नहा लेता है तो उससे त्वचा संबंधी कुछ बीमारियां होती हैं। कौन सी बीमारियां होंगी, चर्म रोग। अब चर्म रोग कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए उनमें आती है, जैसे चर्म रोग तो होंगे ही, साथ ही आंखों में जलन भी हो सकती है। क्या हो सकती है, शरीर पर सफेद दाग से बन सकते हैं चर्म रोग के रूप में। तभी तो कहा जाता है, आपको चेतावनी दी जाती है कि मानसून सत्र की प्रथम वर्षा में आपको नहीं भीगना चाहिए। क्यों नहीं भीगना चाहिए, उस समय वायुमंडल कैसा रहता है, प्रदूषित रहता है। और क्या हो रहा है, अम्लीय वर्षा का प्रभाव जो होता है ना, वो किस पर पड़ेगा, इससे वृक्ष नष्ट हो रहे हैं बेटा। वृक्ष या कहें आप वन, वनों पर पड़ता है। अम्लीय जब वर्षा होती है तो वृक्षों की पत्तियों पर एक मोम जैसी मोटी परत जम जाती है और मोटी परत जमने से पत्तियों के अंतर्गत जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जिनको कहा जाता है, वो बंद हो जाते हैं। वाष्प उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और अधिकांश वृक्ष क्या हो जाते हैं बेटा, सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वनों पर इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, ऐसा बताया जाता है कि जर्मनी के अंतर्गत अम्लीय वर्षा के कारण 8% वन क्या हो गए, नष्ट हो गए। कितने परसेंट, 8% वन। अम्लीय वर्षा का और क्या प्रभाव लिखेंगे, जलीय स्रोत प्रदूषित इससे होते हैं और जलों में यानी जलीय स्रोतों के अंतर्गत निवास करने वाले जो जीव होते हैं और जो वनस्पति पाई जाती है, जिसे जलीय वनस्पति कहते हैं, उस पर भी अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ता है। कई देशों के अंतर्गत इसका प्रभाव देखने को मिला है, जैसे कि नॉर्वे है, स्वीडन है, अमेरिका है। यहाँ पर जलीय स्रोतों पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव दिखाई देता है। भवन निर्माण के लिए हम जिस पत्थर का उपयोग करते हैं, विशेषकर संगमरमर, संगमरमर पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव अधिक पड़ता है। संगमरमर की जो चमक है वो धुंधली पड़ जाती है, इससे कैसी पड़ जाती है। जैसे भारत के अंतर्गत आगरा का ताजमहल है, ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि अम्लीय वर्षा के कारण इसकी जो चमक है वो कैसी पड़ गई है, फीकी पड़ गई है। किसका बना हुआ है, सफेद संगमरमर का बना हुआ है। किसका है भाई, यूरोपीय देशों में भी मूर्तियां जो बनी हुई हैं संगमरमर की, वो भी कैसी पड़ गई, उनकी चमक फीकी पड़ चुकी है। तो अम्लीय वर्षा एक महत्वपूर्ण वर्षा होती है। इसका समाधान कैसे करेंगे आप, किस प्रकार से अम्लीय वर्षा में कमी लाई जा सकती है। तो नंबर 1 आपको उपाय करना होगा,
अम्लीय वर्षा के जो प्रमुख कारण हैं CO2, SO2 और NO2 के उत्सर्जन पर क्या किया जाए? नियंत्रण किया जाए। यदि इस पर नियंत्रण कर लेंगे तो अम्लीय वर्षा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इन पर नियंत्रण किस प्रकार से करना है? इन्हें वातावरण में घुलने से रोकना चाहिए। तो SO2 और NO2 के उत्पादन पर नियंत्रण करें, वातावरण में घुलने से इसे रोकें। उद्योगों के अंतर्गत बैग फिल्टर और कोलाइडल टैंक बनाए जाने चाहिए, पहला उपाय। नंबर 2, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करें? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का। नंबर 3, व्यक्तिगत वाहनों से यात्रा ना करते हुए सार्वजनिक वाहनों का क्या करें? क्यों? यदि व्यक्तिगत वाहनों से जाएंगे तो प्रदूषण अधिक फैलेगा, उसमें आप 1, 2 या 4 व्यक्ति जा सकते हैं। सार्वजनिक वाहन से जाएंगे तो एक साथ ज़्यादा व्यक्ति जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, तो प्रदूषण कम होगा या अधिक? कम होगा। सार्वजनिक वाहनों से क्या करनी चाहिए? यात्राएं करनी चाहिए। समय समय पर वाहनों की क्या करवानी चाहिए? जांच करवानी चाहिए, तब जाकर के इसमें क्या लाई जा सकती है? कमी। और जो जलीय स्रोत लगातार अम्लीय वर्षा से प्रदूषित हुए हैं, उस जल को शुद्ध करने के लिए हमें उसमें क्या मिलाना चाहिए बेटा? चूना। क्या मिलाएं? इसके अतिरिक्त मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए उसके अंतर्गत हमें जिप्सम डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए बेटा? तो ये तो हो गई आपकी अम्लीय वर्षा। कौन सी भाई? अब आता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं। कैसी प्रक्रिया है? प्राकृतिक है। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं? किसी ग्रह के वातावरण में, जैसे पृथ्वी हमारा क्या है? एक ग्रह है, और इसके वातावरण में तापमान में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। इसको क्या नाम दिया जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो वातावरण में तापमान में क्या होती है? अधिक वृद्धि हो जाती है। कुछ गैसें ऐसी हैं जो तापमान को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाती हैं, जो ग्रीन हाउस को जन्म दे रही हैं। अब इन गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं सुनिए। एक तो आती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। दूसरी कौन सी आएगी? नंबर 2, जलवाष्प। नंबर 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मीथेन। मीथेन गैस होती है। तो ये महत्वपूर्ण गैसें हैं जो ग्रीन हाउस को क्या देती है बेटा? जन्म। कौन कौन सी लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन। इनकी मात्रा वायुमंडल में लगातार बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। लेकिन ग्रीन हाउस को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक गैस की है, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है तो देखिए एक नियम है, सूर्य से प्राप्त जो ताप है, सूर्य की किरणें वायुमंडल को पार करके धरातल पर आती हैं, और धरातल से ताप का क्या होता है बेटा? आवर्तन होता है। परावर्तन जिसको कहते हैं, यानी धरातल ताप को फिर पुनः वायुमंडल में पहुंचाता है। अब ये गैसें धरातल से कुछ ऊंचाई पर वायुमंडल में एक मोटी परत बना लेती हैं।
क्या बना लेती हैं, जो धरातल से पर सूर्य की किरणों को आने तो देती हैं, लेकिन सूर्य ताप को पुनः वायुमंडल में जाने नहीं देती। परिणाम क्या होता है, तापमान में हो जाती है वृद्धि। क्या होगी बेटा, तापमान में वृद्धि होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। लगातार वृद्धि की समस्या पैदा हो रही है, धरातल पर ग्रीन हाउस प्रभाव बन रहा है, तो इसे रोक लिया जाता है वायुमंडल से कुछ ऊपरी भाग में, और इसे रोक करके जो हमें समस्याएं पैदा हुई हैं इसका प्रभाव क्या है वो आप देखें। कारण और प्रभाव। नंबर एक कारण बताया जाता है बेटा औद्योगिकरण। ग्रीन हाउस का पहला कारण क्या हुआ, औद्योगिकरण है। उद्योग यानी कोयला, पेट्रोल का उपयोग जिन उद्योगों में किया जाता है उनसे कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो किसका कारण है, हरित गृह प्रभाव का। दूसरा कारण वन विनाश है। वन विनाश, वन जो होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। लगातार वनों को काटा जा रहा है, कृषि योग्य भूमि में बदला जा रहा है उस क्षेत्र को, या इमारती लकड़ी के लिए उनको काटा जाता है, कारखाने या बस्तियां बसाने के लिए वनों को काटा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है, हानिकारक होता है। नंबर 3 जीवाश्म ईंधन का दहन। कौन सा कारण लिखेंगे, नंबर 3 जीवाश्म ईंधन का दहन, जिसके अंतर्गत होता है। अब जीवाश्म ईंधन में कौन सा आएगा, जैसे लकड़ी है, कोयला है और खनिज तेल है। कौन कौन सी चीज़ आएंगी, लकड़ी, कोयला और खनिज तेल। इसका दहन अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण के अंतर्गत 80% CO2 का उत्सर्जन होता है। कौन सी गैस का, CO2 का। किसके दहन से, जीवाश्म ईंधन के दहन से। इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है, जो एक विनाश का क्या बन गई है, कारण। और क्या है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर होते हैं, इनका प्रयोग लगातार किया जा रहा है। अब रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स के अंतर्गत जिस गैस का उपयोग हम करते हैं बनाने में, वो कौन सी है बेटा, CFC गैस है। कौन सी गैस है, CFC का मतलब हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखिए, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर बनाने में CFC गैस का प्रयोग किया, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। एक हानिकारक गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। तो कोई दिक्कत आएगी क्या, कारण बताएंगे। नंबर 1 कौन सा हुआ, औद्योगिकरण। नंबर 2 वन विनाश। नंबर 3 जीवाश्म ईंधन। और नंबर 4 रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का प्रयोग। इसके अतिरिक्त देखिए दुष्परिणाम क्या सामने आए हैं भाई, इसके क्या हानियां हमें हुई हैं। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। एक तो मीथेन गैस है, और एक कौन सी है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड है, काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। तीसरी गैस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी वृद्धि होने से तेजी से
ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ा है तो नंबर 1 प्रभाव जो पड़ेगा वो है बेटा तापमान में वृद्धि। चौक देना। तापमान में वृद्धि कैसे हो रही है? CFC, CO2, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से लगातार विश्व का तापमान बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो ऑक्सीजन की कमी आने से क्या है, समस्या क्या पैदा होगी भाई? जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो एक महत्वपूर्ण कारण क्या है बेटा? वृक्ष क्या हो गए हमारे यहाँ पर कम। भाई ऑक्सीजन कौन देते हैं आपको? वृक्ष देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, ये समस्या है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और ऑक्सीजन में कमी आएगी तो तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। दूसरा कारण वर्षा में वृद्धि। क्या प्रभाव दिखाई देगा बेटा? वर्षा आप देखते हैं कहीं तो सामान्य से अधिक वर्षा होती है और कहीं पर अकाल पड़ता है। यह किसका प्रभाव है? ग्रीन हाउस का। तो वर्षा जो चक्र है वो ग्रीन हाउस प्रभाव से प्रभावित होता है। कुछ क्षेत्र या देश ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आती है और कुछ क्षेत्र या देश या प्रदेश ऐसे हैं जहां पर क्या पड़ती है बेटा? सूखा पड़ती है। अनिश्चितता का दौर बन जाता है वर्षा में। वो प्रभाव किसका है? ग्रीन हाउस का। नंबर 3 समुद्र सतह में वृद्धि। समुद्री जल की जो सतह है वो लगातार बढ़ रही है। क्यों? तापमान बढ़ा ग्रीन हाउस के कारण। तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर है, हिमखंड है, वो क्या है बेटा? पिघलते हैं और वो जल के रूप में बहकर कहाँ आ जाते हैं? समुद्रों में। तो समुद्री जल की सतह बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। लगातार बढ़ रही है समुद्री जल की सतह और जिसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। भाई जब समुद्री जल तट से ऊपर होकर के बहने लगेगा तो क्या आएगी? बाढ़ आएगी। ग्रीन हाउस का प्रभाव है बाढ़ देखने को मिलती है मैदानी क्षेत्रों में और जल स्तर लगातार बढ़ता है। नंबर 4 वनस्पति क्षेत्र में परिवर्तन। वनस्पति क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है? घास के जो क्षेत्र है या घास के मैदान हैं विश्व के, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। जैसे अफ्रीका के अंतर्गत 2 मरुस्थल मिलते हैं, एक तो बेटा सहारा मरुस्थल और एक है कालाहारी मरुस्थल। घास के मैदान है विश्व के, जैसे स्टेपीज घास का मैदान है, सवाना घास का मैदान है, प्रेरीज घास का मैदान है, बिल्डस है। ये क्या है? घास के मैदान। इनमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा है और अफ्रीका के रेतीले क्षेत्र के जो है मरुस्थल जो है उसमें की सीमाएं लगातार बढ़ रही हैं। किसका प्रभाव हुआ? ग्रीन हाउस का। और आता है बीमारियों के स्तर में वृद्धि। बीमारियों के स्तर में वृद्धि। ग्रीन हाउस से बीमारियां जो है जन्म लेती हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। जैसे वनस्पति की ही हम बात करें, वनस्पति क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है बेटा कीट पतंगों में। वनस्पति के अंतर्गत ग्रीन हाउस से किसमें परिवर्तन दिखाई देता है? कीट पतंगों के अंतर्गत परिवर्तन दिखाई देता है और इससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। यदि विश्व का तापमान
3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य बढ़ रहा है। कितनी वृद्धि हो रही है तापमान में? यदि विश्व का औसत तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य बढ़ जाता है तो क्या होगा बेटा? इससे मलेरिया नाम की जो बीमारी है, कौन सी बीमारी? मलेरिया में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 60% की, यानी 60% रोगी और बढ़ जाएंगे मलेरिया के। कितने तापमान बढ़ने पर? 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर तो बीमारियों का स्तर बढ़ेगा। जैव विविधता को खतरा है। किस प्रकार से जैव विविधता को खतरा पैदा होने वाला है? जब बेटा विश्व के तापमान में वृद्धि होगी और वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व की 80% जो जीव हैं, कितने परसेंट जीव? तापमान में वृद्धि होने से 80% जो जैव विविधता है उसको क्या उत्पन्न हो जाएगा? खतरा, यानी वो संकट में आ जाएंगे जीव। कितने परसेंट? 80%। तो ये हुए आपके क्या? ग्रीन हाउस के प्रभाव। बंद करो बेटा इसको।